नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए आज हम करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ये है हमारे हिंदी व्याकरण का विषय आज का, जो है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा आज का विषय उपसर्ग। पहले ये जान लीजिए कि उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि उप और प्लस में सर्ग, क्योंकि जो उपसर्ग है वो खुद ही किससे मिलकर बना है? उपसर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। अब उपसर्ग है वो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश का मतलब है शब्दों का अंश, सिर्फ अंश। यानी अगर वो अंश है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हम कह देते हैं अनाथ, हमने अनाथ कहा, अब हमने नाथ अलग कर दिया और अ अलग कर दिया। अब जो अ है उसका कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो एक शब्दांश है, शब्द का एक अंश मात्र है जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वही नाथ, नाथ भगवान को भी कह देते हैं, पति के लिए भी नाथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वही उसी नाथ के साथ जब हम अ उपसर्ग लगा देते हैं और वो बन जाता है अनाथ, तो क्या हो जाता है? उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जिस शब्द का पहले अर्थ था पति या फिर प्रभु, अब उस शब्द का अर्थ हो गया अनाथ, यानी जिसका कोई भी नाथ ना हो, यानी जिसका कोई भी धनी कह सकते हैं, जिसका कोई भी धनी ना हो। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश मात्र होते हैं, जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि उपसर्ग होते हैं वो सदैव शब्दों के पहले, बिल्कुल पहले आरंभ में जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़कर शब्दों का जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। पहले उसका कोई और अर्थ होता है, लेकिन बाद में उसका कोई और अर्थ बन जाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, हार, हार जो गले में पहनते हैं, इसका हार का अर्थ था उस हार से जो हम गले में पहनते हैं, लेकिन इसके आगे हमने एक उपसर्ग लगा दिया। वो कौन सा? उप, और हमने इसको साथ इसको प्लस कर दिया, मतलब इसको साथ में जोड़ दिया, हमने कर दिया उपहार। अब देखिए, हार तो गले का हार था, लेकिन उपसर्ग लगते ही शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया और ये बन गया उपहार। ठीक है, एक नया शब्द बन गया। तो उपसर्ग का शब्दों के साथ ही महत्व होता है, अकेले तो इनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इनका अकेले में कोई अर्थ ही नहीं होता। अब उप का क्या अर्थ है? उप का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका अकेले में कोई महत्व नहीं होता। शब्दों के साथ मिलने पर इनका महत्व बढ़ जाता है और इनको हम उपसर्ग बोल देते हैं। ये अलग से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। अब देखिए, खिला, अध, अध क्या है? उपसर्ग है, और हमने वाक्य के आरंभ में एक खिला हुआ फूल देखा, हमने देखा कि ये खिला फूल है, हमने कहा खिला हुआ है, देखो खिला, और उसके आगे हमने एक उपसर्ग लगा दिया अध, वो हो गया अध खिला, यानी एक कली के रूप में वो प्रयुक्त हो गया, यानी उसके बिल्कुल उल्टा ही शब्द, एक नया शब्द उसका बन गया। तो आपने देखा है कि इन उदाहरणों में हमने किस प्रकार से उपपद शब्दांश जोड़ने पर जो नए उपहार और अध खिला शब्द बने हैं। तो हार तथा खिला शब्द से पहले उपपद शब्दांश जोड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दांश को ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है उपसर्ग में। देखिए, एक तो उपसर्ग होता है, उसका एक अर्थ होता है, मतलब जैसे मैंने कहा कि उसका अकेले कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो शब्दों के साथ मिलता है तो वो अर्थ पैदा कर देता है। ये आगे हम जैसे उपसर्ग देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि सभी के साथ उसके अर्थ दिए हुए हैं, तब आपको ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग है उसके साथ जो शब्द होते हैं वो मूल शब्द होने बहुत आवश्यक है।
ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी भी शब्द को आप उपसर्ग कह सकते हैं, नहीं। उपसर्ग से बने हुए शब्द में मूल शब्द होना अति आवश्यक होता है। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं, दो उपसर्ग है हमारे पास, एक अप और एक उप। अब देखिए अप है, उस अप उपसर्ग को हम बहुत सारे शब्दों के साथ लगा देंगे। यश, यश का मतलब होता है कीर्ति, ग्लोरी भी बोल सकते हो इंग्लिश में। तो अब उसके आगे हमने यश का के आगे अप लगा दिया, अपयश, बिल्कुल उल्टा हो गया, कीर्ति की हानि होना, ठीक है। मान, मान तो आपको पता है कि हम किसी को मान देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन हमने उसके आगे एक उपसर्ग लगा दिया अप, और वो बन गया अपमान। कीर्ति, अपकीर्ति, शब्द, अपशब्द। देखिए नए शब्दों का निर्माण हुआ, और बिल्कुल इसका जो अर्थ था वो एकदम उल्टे शब्दों का, मतलब एक अलग से ही नए शब्दों का निर्माण हुआ, लेकिन वो उसके विपरीत जो शब्द हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत हैं। अब उप है, हमने चार के आगे उप लगा दिया, उपचार। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये सभी ध्यान देंगे कि वन, देश, ग्रह, यश, मान, कीर्ति, शब्द, इन शब्दों के अर्थ होते हैं, और ये मूल शब्द बोले जाते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं। तो जब तक आप कोई भी उपसर्ग अगर लगाते हैं और फिर उस उपसर्ग को अलग करते हैं, जो मूल शब्द होता है, जैसे अप शब्द, अप को हमने अलग कर दिया, शब्द अलग निकाल दिया, तो उस मूल शब्द का अर्थ निकलना बहुत आवश्यक है। आपको तभी पता लग सकता है जब आप इसमें से मूल शब्द निकालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये उपसर्ग है और ये उपसर्ग इसके साथ इस्तेमाल हुआ है और ये हमारा मूल शब्द है, और फिर ये मूल शब्द के साथ ये उपसर्ग लगकर हमारे पास ये शब्द बना है। तो मूल शब्द का होना अति आवश्यक है। अब हमने अपशब्द बोला, देश, उपदेश, जितने भी आपके सामने हैं ये उदाहरण है। तो ये सब क्या है कि अर्थ में क्या करते हैं, जुड़ने पे परिवर्तन ला देते हैं, या ये कह लीजिए कि नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न कर दे। परिवर्तन तो पता ही है कि अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, और विशेषता किस प्रकार से उत्पन्न कर दे कि विशेषता तो अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाती है कि जब भी कोई शब्द है वो एक नया शब्द का रूप ले लेता है, एक नया अर्थ देने लगता है, तो उसमें विशेषता उत्पन्न हो जाती है, और वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हमारे सामने के उपसर्ग के भेद, हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, ये तत्सम उपसर्ग होते हैं, इनसे संस्कृत शब्दों का निर्माण होता है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो तत्सम उपसर्ग होते हैं। हमने शब्द विचार में पढ़ा था, तत्सम के शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से लिए जाते हैं, और एज इट इज़ मतलब जैसे है वैसे के वैसे। और हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। अब देखिए 3 तो उपसर्ग हैं हमारे सामने, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। संस्कृत के अव्यय है और अंग्रेजी के अव्यय है। अब अव्यय क्या होते हैं? संस्कृत के अव्यय होते हैं अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसको अव्यय कहते हैं। अब संस्कृत में कुछ अव्यय हैं और अंग्रेजी के शब्द भी कुछ अव्यय हैं जिनका प्रयोग हम उपसर्ग के रूप में करते हैं, मतलब नया शब्द बनाने के लिए जिनका प्रयोग हम करते हैं। ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमारे सामने है उपसर्ग, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये शब्दांश है, शब्दों के अंश है, इनका कोई अकेले में इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्दों के साथ मिलकर इनका अर्थ बन जाता है। अब देखिए अनु है, अनु का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमारे सामने इसका अर्थ दे रखा है पीछे। अब ये पीछे जो है वो शब्दों के साथ लगकर इसका अर्थ बन जाता है, जैसे कि अनुगमन, अनुवाद, अनुशासन, अनुकंपा, अनुकूल। ये इसका अर्थ ये है कि अनुगमन किसी के पीछे गमन करना, अनुवाद किसी का लिखा हुआ कोई भी कृति उसका हम अनुवाद कर दें, यानी उसके पीछे ही हुआ। अनुशासन किसी के शासन में हम रहें, अनुशासन, और अनुकंपा किसी की कृपा हमारे ऊपर रहे। तो ये शब्द इसका अर्थ लग रहा है पीछे यहाँ पर।
अब अनु से आप अनु से कोई ऐसे शब्द नहीं बना सकते जैसे जिसका कोई मतलब उसके अंदर कोई मूल शब्द ना निकले। अब अनु को अलग कर देते हैं, हमारे पास गमन है, वो मूल शब्द है। अनु को अलग कर देते हैं, वाद है, उसका एक अर्थ होता है। और अनु को अलग कर देते हैं, शासन का भी हमारे पास अर्थ है। तो इसमें मूल शब्द होना बहुत आवश्यक है। जैसे अति है, बहुत, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक, ये जो भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी इनके जो उदाहरण दिए हुए हैं, संस्कृत के 5, हिंदी के 5, उर्दू के 5, संस्कृत के अव्यय के 5 और अंग्रेजी के अव्यय के 5 उदाहरण अपनी जो ग्रामर की नोट, हिंदी व्याकरण की जो भी कॉपी है उसके अंदर इनको लिखेंगे। क्योंकि ये समझने से नहीं, आपको लिखने से आएगा। इसको याद करना पड़ेगा। आपके संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। अनु, अति, आ, दुर, अव, सम, निर, सु, अप और अनि। और इनके आपको जो है टेस्ट में लगा लीजिए, ये लघु परीक्षा में या फिर हमारी जो परीक्षा होती है उसमें आपको 2-2 इसके उदाहरण लिखने होते हैं। आपको उपसर्ग मिलेंगे और आपको उसके अनुसार ही 2-2 उदाहरण उसके लिखने होंगे। लेकिन जो भी आप उनसे शब्द बनाते हो, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि वो शब्द आप अपने आप बना दो, आपको बुक से भी याद ना करने पड़े, पुस्तक से याद ना करना पड़े। तो उसमें जब हम वो शब्द अपने आप बनाते हैं तो उसमें मूल शब्द, मैं बार बार कह रही हूँ कि उसमें मूल शब्द का होना आवश्यक है। कोई ऐसा शब्द नहीं बना सकते हम जिसका कोई मूल शब्द ही ना हो। ठीक है, तो उसमें मूल शब्द होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे आ है, हमारे सामने उपसर्ग है। इसका मतलब होता है तक, यानी आ जन्म, जन्म तक, आमरण, मरण तक, आगमन, आने तक। तो ये सब है, उसमें क्या है, मूल शब्द है। लेकिन अगर आ शब्द से, आ शब्दांश जो उपसर्ग है उससे आप आम बना दो, आपसे उदाहरण पूछा जाए और आ उपसर्ग का उदाहरण दो, आप कह दो आम। अब देखो, आम में बेटा आ तो है, उपसर्ग तो है, लेकिन मैं है उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो मूल शब्द नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं बनता, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो आम है, उसमें उपसर्ग नहीं है, वो बिना उपसर्ग के ही अपने आप में एक शब्द बना हुआ है। ठीक है। अब जो शब्द हमारे सामने उपसर्ग, वो हिंदी के उपसर्ग है। जैसे अध, अन्न, कु, नी, बिन, बी। तो ये सारे क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं जो हम आपको याद करने पड़ेंगे। ए का मतलब नहीं, अध का मतलब आधा, और अगर इससे शब्द बनाते हैं, नहीं मतलब अज्ञान जिसे ज्ञान ना हो, अछूता जिसे छुआ ना जा सके, अछूत, और असफल जो सफल ना हो, मतलब उसमें नकारात्मकता का भाव अपने आप ही आ रहा है शब्दों में। तो अर्थ का मतलब ये है कि इनका अपने से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये शब्दांश के साथ मिलते हैं तो ये अर्थ पैदा कर देते हैं। अब ए है, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये शब्दांश के साथ मिलता है तो उसमें नकारात्मक भाव अपने आप पैदा कर देता है, नेगेटिव उसके अंदर भाव आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे जो भी हिंदी के उपसर्ग हैं। अध, अन, कु, नी, विन, वी, बिन, बी, अप, स और नी। ये हमारे उर्दू के जो उपसर्ग हैं, जिसमें उर्दू में हमेशा ही जो दर और बे है वो तो हमें हमेशा ध्यान रहता है, नुक्ते वाला जी है, ये उर्दू के ही होते हैं उपसर्ग जो भी है। जैसे कम, कम का मतलब थोड़ा। अब कम अकल, कमजोर, कम उम्र, कम खर्च, दर, दरमियान, दर असल, दरकिनार, दरकार। अब इसमें देखिए मूल शब्द सब में है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें मूल शब्द होना अति आवश्यक है। आप चाहें तो अपनी इच्छा से उपसर्ग के कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि आप अगर उस अपनी इच्छा से कोई शब्द बनाते हैं तो जब भी आप उसका अर्थ अलग लेते हैं तो उसका मतलब आपको उपसर्ग अलग करते हैं तो बाद में आपके पास एक मूल शब्द बचना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। ये सारे हम याद करेंगे, जितने भी उर्दू के जो उपसर्ग हैं इनके 2-2 उदाहरण आप याद करेंगे। दर, दरमियान, दरअसल।
ना खुश ना उम्मीद। पढ़ने आपको सारे ही हैं, लेकिन याद आप 2 ही कर सकते हैं। कहा था कि संस्कृत के अव्यय, अव्यय मैंने पहले भी बताया, अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये संस्कृत के हमारे सामने है वो संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। अधि, अध, अव, उत, उप, दुस, नि और परा, परि, पुनः, पुनर, स, सब। अब हम जो उपसर्ग हैं उनका तो इस्तेमाल करते ही करते हैं नए शब्द बनाने में। जो संस्कृत के जो अव्यय है उनका भी हम क्या कर देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं नए शब्द बनाने में। हम लेकिन इनको उपसर्ग में ही रखते हैं, अलग से इसका कोई व्याकरण में नहीं मिलता कि संस्कृत के अव्यय से नए शब्द बने। ये उपसर्ग में ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये शब्दों के आगे लगकर शब्दों में परिवर्तन देते हैं, उनका नया अर्थ देते हैं। जैसे अधि, अधि होता है श्रेष्ठ, इसका अर्थ, ठीक है, अधिकारी, अधिकार, अधिपति, अधिष्ठात्री। तो इस प्रकार से जो भी हमारे अव्यय हैं उससे शब्द बनता है अध, नीचे। देखिए इसमें संधि का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो उपसर्ग होते हैं, अगर हम संधि हमें आ जाती है तो उपसर्ग बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पर जो अध में जो विसर्ग है वो ओ का रूप लेकर अधोगमन बन जाता है, ठीक है, अधोगमन, अधपतन, अधोमुख। क्योंकि जब संधि में क्या है कि जो विसर्ग है उसका परिवर्तन होता है, वो ओ की मात्रा में उसका परिवर्तन हो जाता है। अब अव है, अव का मतलब बुरा या हीन, अवतरण, अवनति, अवशेष। तो इस प्रकार से जो अव्यय हैं ये भी हमें याद करने पड़ेंगे, जितने भी हमारे पास हैं। और इनसे 2-2 उदाहरण हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। लेकिन इन अव्यय के साथ साथ जो अर्थ हैं उनका होना भी बहुत आवश्यक है। अभी जैसे कि हम मान लीजिए इससे कोई भी ऐसा शब्द नहीं बना सकते जिसका अर्थ कुछ अलग ही मिलता हो। इसका अर्थ भी वही आना चाहिए जो हमारे सामने है। यानी अगर कहीं पे अव का मतलब बुरा और हीन है, तो अभी मुझे कोई शब्द याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर शेष दिखाया गया है, अवशेष, अवनति। तो ऐसे ही शब्द आने चाहिए जिनका भाव ऐसा होता है। ये हमारे अंग्रेजी के अव्यय हैं। जो अव्यय है इनको आप अच्छे से जानते हैं, चीफ, जनरल, वाइस, सब और डिप्टी। और इनके अर्थ भी हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? हम हमेशा ही करते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल। तो ऐसे शब्दों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये भी उपसर्ग के तौर पर ही लिए जाते हैं। अब ऐसा है कि उपसर्ग में बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक ही शब्द में 2-2 उपसर्ग भी लगे होते हैं, लेकिन ये आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें नहीं है। अगर हम इसके बारे में ज़्यादा ही गहराई में जाकर पढ़ेंगे तो आपको फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो शिक्षा हमारी शिक्षा नीति होती है उसमें एक जैसे सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही कुछ कदम बने हुए होते हैं, स्टेप बने हुए होते हैं। उसमें सरलता से कठिनता की ओर वो स्टेप जाते हैं। पहले हम जो हमारे लिए जितना आसान हो सकता है उपसर्ग है, आसानी से हमने जितना सीख सकते हैं हम उतना ही उसको सीखेंगे। फिर आगे की जैसे जैसे कक्षा आएगी उनके इसके और भी बहुत सारे जो बातें हैं आपको जानने के लिए, वो हम आगे की कक्षा में आपको बताएंगे। तो अब हमारी जो है 7वीं कक्षा में इतना ही काफ़ी है जानने के लिए। धन्यवाद।